सभी स्टूडेंट्स का आदर्श की ऑनलाइन क्लासेज है उसमें स्वागत है। आदर्श परिवार आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा है इन ऑनलाइन क्लासेज में। और जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी मैथ्स की, छठी एक्सरसाइज थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। और मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट जो वीडियो है हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 7वीं पे ही बनाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपनी 7वीं एक्सरसाइज। अब तक हमने सीखा है कि साइन और कोसेक हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कोस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और टेन और जो कोट होते हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और आपको इसको बड़ी ही ध्यानपूर्वक सीखना है। स्टूडेंट्स यदि ये आपने पार्ट सीख लिया जो आज का वीडियो बता रहा हूं, तो आपको 7वीं एक्सरसाइज है वो बड़ी ही आसानी से समझ आने वाली है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। स्टूडेंट्स हमने बात की थी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, एक समकोण त्रिभुज पे बात की थी हमने, और हमने मान लिया कि ये एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर कोण बी है वो 90 डिग्री का है, और ए है और सी है वो दोनों ही न्यून कोण है, और ऐसे न्यून कोण है कि इन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर है। स्टूडेंट्स हमने मान लिया कि इस ए पर हम कोण का अध्ययन कर रहे हैं, जो कोण है वो यहाँ पर है थीटा। अब हम इस एक्सरसाइज में जहाँ भी थीटा लिखेंगे आप समझ जाएगा कि ये किसी कोण की स्थिति को दर्शा रहा है। थीटा कोई कोण है। स्टूडेंट्स यदि ये समकोण त्रिभुज है तो आपको पता है, जैसे कि आपके आगे चल के 11वीं एक्सरसाइज में हम ये प्रमेय सिद्ध भी करेंगे, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में एक बोधायन प्रमेय लगती है। आपको पता है कि ये यदि 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने की भुजा ये क्या कहलाएगी? कर्ण। यदि हम कोण इस ए पर ले रहे हैं तो थीटा की स्थिति के अनुसार ये इसका आधार है और ये इसका लंब है। हमें बोधायन प्रमेय कहती है, क्या कहती है कि आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर इन दोनों का योग किसके बराबर होता है? स्टूडेंट्स कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। त्रिकोणमिति का जो हमने फर्स्ट पार्ट सीखा था उसमें मैंने आपको बताया था लाल बटा कका के फॉर्मूले से कि साइन एस यानी साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, कोस का आधार बटा कर्ण और टेन का लंब बटे आधार। ऐसे ही कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? कर्ण बटा लंब। सेक का फॉर्मूला कर्ण बटा आधार, और कोट का फॉर्मूला आधार बटा लंब होता है। हम इसका भी यूज करेंगे आज, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिखाया है। यदि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर हमारे पास में बोधायन प्रमेय है, और इस समकोण त्रिभुज पे हम क्या निकालना चाह रहे हैं? सर्व समीकरण निकालना चाह रहे हैं, तो इसी बोधायन प्रमेय के आधार पर हमें सर्व समीकरण प्राप्त होगी। स्टूडेंट्स आपके पास में यदि ये एक प्रमेय है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर और कर्ण स्क्वायर, आप यदि इसमें कर्ण स्क्वायर की जगह 1 लेके आना चाह रहे हो तो आप कैसे लेके आओगे? आपको ये दिमाग लगाना है कि कर्ण स्क्वायर की जगह मुझे 1 चाहिए। तो यहां तो एक तभी संभव है जब इस कर्ण स्क्वायर के बट्टे में ही कर्ण स्क्वायर हो, यानी कर्ण स्क्वायर में ही हम कर्ण स्क्वायर का भाग लगाएं, तो यहां क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि इस स्थिति में हमें 1 लेकर आना है। दूसरे तरीके से समझे तो हम यहाँ पे 3 व्यंजक हो गए, एक आधार, एक लंब और एक कर्ण, ये 3 भुजाएं होगी। यदि हम बारी बारी से पहले कर्ण का, फिर आधार का और फिर लंब का भाग लगा दें, तो हमें जो भी प्राप्त होगा वो ही त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण प्राप्त होगी। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं लगा रहा हूं कर्ण स्क्वायर का भाग इस सर्व समीकरण में, तो आप देखिएगा क्या प्राप्त होगा हमें। देखिए आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। मैंने कर्ण स्क्वायर का भाग लगा दिया। अब आप देखिए कि ये जो फॉर्मूला था अपना शॉर्ट वाला फॉर्मूला, उसमें क्या था मान? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण आप देखिए क्या था हमारे पास में? कोस था। तो इसका मतलब यहां यदि आधार बटे कर्ण दोनों पे स्क्वायर है तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? कोस स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। यदि हम यहां पे कोण थीटा के लिए पढ़ रहे हैं तो मैं इसको बोलूंगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, आधार बटा कर्ण क्या होता है? कोस होता है। तो दोनों पे स्क्वायर है तो यहां प्राप्त हो जाएगा हमें कोस स्क्वायर, बीच में प्लस का निशान। ऐसे ही लंब बटा कर्ण, आप देखिए यहां से लंब बटा कर्ण क्या है? साइन है, और दोनों पे स्क्वायर है, इसलिए ये क्या प्राप्त हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर
कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर 1 होता है। ये हमारी सबसे पहली और अति महत्वपूर्ण सर्व समीकरण प्राप्त होगी हमें। कर्ण स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 पहली और अति महत्वपूर्ण सर्व समीकरण है। आप ये 9th क्लास में सीख के आए हो और इस पे आपने क्वेश्चन भी हल किए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी पहली और अति महत्वपूर्ण सर्व समीकरण है। आपके 7वीं एक्सरसाइज के सिद्ध करने वाले जितने भी सवाल हैं वो सभी के सभी इसी सर्व समीकरण पर घूमने वाले हैं। ज्यादातर आपके टोटल 30 सवाल हैं, उसमें उन 30 सवालों में लगभग 20 सवाल वो इसी सर्व समीकरण पे घूमेंगे। बाकी अन्य सर्व समीकरणों पर भी सवाल हैं 10 तो स्टूडेंट्स ये हमारी मुख्य सर्व समीकरण थी। अब हमारे पास में और कितनी सर्व समीकरण बच गई स्टूडेंट्स? क्योंकि अभी तो हमने कर्ण स्क्वायर का भाग लगाया था, अभी हम क्या और भाग लगा सकते हैं? आधार और लंब का भी भाग लगा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम उनका भाग लगाते हैं और देखते हैं हमें क्या सर्व समीकरण प्राप्त होगी। इस बार मैं इस जगह एक लेकर आना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आधार स्क्वायर का भाग देना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं भाग लगाता हूं आधार स्क्वायर का। देखिए क्या आएगा? आधार स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर। सॉरी, मैंने आधार स्क्वायर का भाग लगाना था तो तीनों तरफ क्या आ जाएगा? आधार स्क्वायर आ जाएगा। देखिए आप शॉर्ट वाले तरीके से आधार बटा आधार तो 1 होगा, यहां तो 1 आना ही है। लंब बटा आधार देखिए आप कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लंब बटा आधार का मतलब है 10, तो यहां मैं क्या लिखूंगा? 10 स्क्वायर और थीटा कौन के लिए पढ़ रहे हैं हम? इस कौन के लिए, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर कर्ण बटा आधार क्या है स्टूडेंट्स? देखिए यहां से कर्ण बटा आधार, ये रहा कर्ण बटा आधार क्या है? कोस का उल्टा यानी सेक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारी दूसरी मुख्य सर्व समीकरण है। 1 + 10 स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। 2 सर्व समीकरण हमने प्राप्त कर ली। अब हम चलते हैं सर्व समीकरण नंबर 3 की ओर। मैं आपको ये सीधी सर्व समीकरण भी लिखा सकता था, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि आप इन सर्व समीकरणों को सीख जाएं। मैथ्स में रटने से ज्यादा सीखना अति महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप में से ही मैं एक स्टूडेंट है अमन सैनी, उससे बात कर रहा था, तो उसने अपने व्हाट्सएप पे एक डीपी लगा रखी थी आईएएस और नीचे कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने स्टूडेंट से पूछा कि आईएएस क्या होता है, तो उसने बताया कि सर ये बहुत बड़ी सर्विस एग्जाम है सिविल सर्विस की। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उसको कहा कि केवल आप नंबर प्राप्त करने के लिए मत पढ़ो, आप इसके लिए ज्यादा पढ़ो कि हमारा यदि एक भी नंबर कट रहा है तो क्यों कट रहा है। यदि आपने इसको फाइंड कर लिया कि हमारी गलती कहाँ है और ये नंबर हमारा किस लिए कटा, तो आप चाहे 10वीं क्लास है, चाहे 12वीं क्लास है, या आगे कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, वहां आप कभी भी मात नहीं खा सकते। और आपने अपने कटने वाले नंबरों पे गौर नहीं करके आपने यही इच्छा की कि इतने नंबर बनाने हैं, इतने परसेंटेज बनाने हैं, तो वो मेरे हिसाब से केवल आप परसेंटेज तक ही सीमित रह जाओगे। आगे की कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए काफ़ी कठिनाई आएगी। तो स्टूडेंट्स जब भी आप टेस्ट देते हो तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही बनती है कि यदि मेरे मार्क्स कटे हैं तो कहाँ कटे हैं, यदि नहीं कटे हैं तो किस तरीके से मैंने इनको अच्छे तरीके से हल किया। ये सारी चीजें आप पे खुद पे डिपेंड है कि आप इनको समझ सको। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लगाते हैं भाग। इस बार केवल एक लंब का भाग रह गया, लंब स्क्वायर का भाग लगा रहे हैं। तो आधार स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर। मैंने तीनों में लंब स्क्वायर का भाग लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे आधार बटा लंब कितना है, आधार बटा लंब कितना है स्टूडेंट्स? कोट है क्या? आधार बटा लंब कोट स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो गया? ये तो एक ही रहा, लंब बटा लंब 1 बराबर कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हमारी तीसरी सर्व समीकरण है। हम चाहें तो इसको इस क्रम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, दोनों क्रम आपके सही है। तो इस तरीके से हमें
जो त्रिकोणमिति की मुख्य 3 सर्व समीकरणाएं थी वो हमें प्राप्त हो चुकी है। सबसे बेसिक और बेहद इंपॉर्टेंट यही चीज थी कि ये 3 सर्व समीकरणाएं कैसे प्राप्त होती है। यदि मैं इनको आपको सीधे लिखा देता और आपको कहता कि इनको रट लीजिए तो आप इनको रट भी लेते, नंबर भी आ जाता, लेकिन आपके ये कंफ्यूजन रहता कि आखिर सर ये सर्व समीकरणाएं आए कैसी। तो मैंने आपको इनकी व्युत्पत्ति बताई है कि इस तरीके से ये सर्व समीकरणाएं बनती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इन सर्व समीकरणों के आने के बाद में ये सीखने वाले हैं कि इन सर्व समीकरणों का योगदान हमारी इस 7वीं एक्सरसाइज में क्या रहेगा। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और आप इन वीडियोस को एकदम क्रम से देखोगे तब ही आपके पूरी जो कहानी है वो समझ आने वाली है। इसलिए लगातार बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को, अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको जाके एक के बाद एक कड़ियां आपस में जुड़ पाएगी। मैं तीनों सर्व समीकरणों को एक साथ फिर से लिख रहा हूं ताकि आपके मस्तिष्क पटल पर फिर से ये छप जाएं। तो स्टूडेंट्स ये है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। ये 3 सर्व समीकरणाएं थी। अब इन तीन सर्व समीकरणों में से केवल हम इस पहली सर्व समीकरण का अध्ययन केवल इसी वीडियो में करेंगे। हम इन 3 सर्व समीकरणों में से केवल पहली सर्व समीकरण का ही गहन अध्ययन करेंगे इस एक्सरसाइज में, और हम सीखेंगे कि क्या इस सर्व समीकरण को भी अन्य रूप में विस्तारित किया जा सकता है। यदि आपने ये विस्तारित रूप सीख लिया तो आपके 7 पॉइंट एक्सरसाइज के 15 से 20 सवाल तो केवल इसी एक सर्व समीकरण पर आधारित ही इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। तो हम अब इस वीडियो में इसी सर्व समीकरण को कैसे हम तोड़ सकते हैं या कैसे ट्रांसफर करके लिख सकते हैं वो सीखने वाले हैं। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। स्टूडेंट्स, आपकी जो एक्सरसाइज है, चौथी एक्सरसाइज जो कि मैंने अभी नहीं करवाई है, उसमें ग्राफ की एक्सरसाइज है, और ग्राफ में आपको पता है कि जो एक रेखिक समीकरण है उसमें हमें 2 व्यंजक होते हैं, x प्लस वाई बराबर 1, मान लो ये एक सर्व समीकरण है, तो उसको यदि हम ट्रांसफर करके हल करेंगे तो उसको क्या करते हैं, उसमें हल करते टाइम हम इन 2 व्यंजकों में से एक का ट्रांसफर करते हैं, और यही हम यहाँ करने वाले स्टूडेंट्स। यदि मैं इस सर्व समीकरण को अन्य विस्तृत रूप में लिखूंगा तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा कि कोस स्क्वायर को तो मैंने इधर ही रखा, इस साइन स्क्वायर का ट्रांसफर कर दिया इस साइड, तो मेरे पास क्या प्राप्त हुआ स्टूडेंट्स, कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये इसी सर्व समीकरण का पहला विस्तृत रूप है, यानी इसी सर्व समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आप याद रखिएगा कि मैं अब जो लिखा रहा हूं आपको क्रम से आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि आगे के सवालों में यही सब कुछ आने वाला है बार बार। तो कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बन गया। जहां भी आपको अकेला कोस स्क्वायर दिखे, हम सवाल की आवश्यकता के अनुसार उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हमारे पास में नियम बन गया। और ऐसे ही यदि 1 माइनस साइन स्क्वायर कहीं दिखे तो हम सवाल की आवश्यकता के अनुसार उसको कोस स्क्वायर भी लिखेंगे। आगे चलते हुए हम ये बार बार प्रयोग करेंगे, तो मैं केवल अभी बता रहा हूं, आप इसको भी सीख लिए, फिर मैं ये कहूंगा कि वहां हमने सीखा है तो सीधा वहां इसका रेफरेंस दूंगा। अब यदि मैं इसको 1 की स्क्वायर माइनस साइन की स्क्वायर पढ़ूं तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी लग रहा है। और याद कीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने कल भी प्रयोग किया था। कहाँ प्रयोग किया था? परिमेयकरण में। जब बट्टे में हर में हमने यूज किया था परिमेयकरण, तब हमने पीछे के वीडियो में ये यूज किया था। कल का मतलब है पीछे का वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको यदि मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ूं तो इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो इसी को मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। अभी तो आप केवल इसको ये सीख रहे हो कि इनको क्या लिखना है, लेकिन जब आप सवाल करोगे ना तब आपको ये बात समझ आएगी कि सर ने उस समय हमें क्या परिवर्तन करवाया था। तो इसलिए केवल आपका ध्यान केवल ये रहना चाहिए कि सर इनको जो परिवर्तित करा रहे हैं वो क्या करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, वो हम आगे जब सवाल हल करेंगे ना तब आपकी ये पूरी कहानी समझ आएगी सर ने ये परिवर्तन क्यों करवाया था। ये तो हो गया पहला, केवल हमने कोस स्क्वायर को इधर रखा और साइन स्क्वायर को ट्रांसफर किया। ऐसे ही हम साइन स्क्वायर को यदि इस साइड रखें और किसका ट्रांसफर करें, कोस स्क्वायर का, तो हमें ये प्राप्त होगा
क्या, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर। और स्टूडेंट्स यदि हम इसको a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस। नोट कीजिए स्टूडेंट्स, ये पांचों रूप आपके आगे कहीं ना कहीं आने ही वाले हैं, इसलिए इन पांचों को आपको ना केवल याद करना है, सीखना भी है। ना केवल सीखना भी है, याद भी करना है, दोनों बातें स्टूडेंट्स। क्या करवाया मैंने, मुख्य सर्व समीकरण कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। यदि मैं कोस स्क्वायर को इधर रखूं और साइन स्क्वायर का ट्रांसफर करूं तो मुझे प्राप्त होगा कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। यदि मैं इस a प्लस बी और a माइनस बी में तोड़ूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तो प्राप्त होगा 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस। उतारिए स्टूडेंट्स इसे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने जो पहली सर्व समीकरण थी उसको अन्य 4 रूप में विस्तारित किया था। मैं आपको यहाँ पे कुछ और विशेष और बता दूं बात, जो कि आप 9th क्लास में भी सीख के आए हो। आपने 9th क्लास में एक्सरसाइज की थी, कौन सी एक्सरसाइज थी स्टूडेंट्स, आपकी त्रिकोणमिति वाली एक्सरसाइज थी, जहाँ तक मुझे याद आ रही है 17.1, 17.2, 17.3 ये वाली एक्सरसाइज थी। तो 17.2 जो एक्सरसाइज थी ना, उसमें परस्पर संबंधों से निकालना था साइन और कोस का मान। तो उसी एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 यदि ये सर्व समीकरण है, जिसे मैंने अभी बदला था, हमें क्या प्राप्त हुआ था, कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। यदि मैं स्टूडेंट्स इस स्क्वायर को हटाऊं तो क्या प्राप्त होगा, यही होगा ना, इधर अंडर आ जाएगा। कोस थीटा बराबर अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स ये हमारे 17वीं जो 7वीं एक्सरसाइज है 7.1 का उसका पहला और दूसरा सवाल ऐसे सवाल है कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में कैसे लिखा जाता है। जैसे कि इसको लिखा हमने, इसका यदि हम हल करेंगे तो ये क्या लिखेंगे, कोस थीटा को साइन थीटा के रूप में क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, कोस थीटा बराबर अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में भी बदलना आना चाहिए। तो मैंने ये लिखा है कोस थीटा को साइन थीटा के रूप में, तो आप ये लिख सकते हो कोस थीटा बराबर अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी सर्व समीकरण से प्राप्त किया हमने। और यदि आपको कह दे कि साइन थीटा को कोस थीटा के रूप में क्या लिखोगे, तो हमने जो चौथा फॉर्मूला निकाला था उसके आधार पे हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर अंडर में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये मैं केवल आपको याद दिला रहा हूं, वैसे ये जो हम करेंगे ये आगे के वीडियोस में सीखेंगे। पहले और दूसरे सवाल है वो अन्य वीडियो में सीखने वाले हम। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आपको याद रहे कि ऐसा परिवर्तन भी हम कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि टोटल जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको अन्य 5 में भी बदल सकते हैं। ये एक पूरी सारणी बनेगी आपकी 7वीं एक्सरसाइज के दूसरे ही पेज पे दी हुई है पूरी सारणी है। टोटल 30 फॉर्मूले बन गए एक दूसरे को जब हम बदलेंगे, तो वो हम सीखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कभी और। अभी हमारा आज का विषय है कि 7वीं एक्सरसाइज के जो हम सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है उनको कैसे सिद्ध करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको 2 फॉर्मूले बता दिए कि ऐसे इनको परिवर्तित करके लिखा जाता है इस रूप में, क्योंकि ये एक साथ ही आ गया था। स्टूडेंट्स पहले हम केवल उन्हीं सवालों पे चर्चा करेंगे जो कि इसी सर्व समीकरण पर आधारित है। जैसे मैंने आपको इस सर्व समीकरण को बदलना सिखाया, उसी तरीके से हम अन्य 2 सर्व समीकरण को भी बदल सकते हैं। मैं इसी वीडियो में आपको ये जरूर बता रहा हूं कि इनको परिवर्तित करके क्या लिखेंगे, लेकिन इसके जो सवाल है वो हम आगे जाके करेंगे। जैसे ये सर्व समीकरण है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। तो
यदि मैं टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड ही लिखूं और इसका ट्रांसफर कर दूं तो मैं क्या लिखूंगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी एक फॉर्मूला है। और यदि मैं इसको a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, इन दो फॉर्मूलों का भी हम आगे चल के किन्हीं सवालों में यूज करने वाले हैं। और यदि मैं इस एक को इधर रख लूं और किसका ट्रांसफर कर दूं, टेन स्क्वायर का, तो जैसे हमने वो पहली सर्व समीकरण बदली थी ऐसे इसको बदल के ऐसे लिखूंगा और इसको a प्लस बी और a माइनस बी में लिखूं तो क्या लिखी जाएगी, सेक प्लस 10 और सेक माइनस 10। तो स्टूडेंट्स ये हमने दूसरी सरल समीकरण को भी अन्य चार रूप में भी बदला है, विस्तारित रूप में। आप चाहो तो जो तीसरी सरल समीकरण है उसको भी बदल सकते हो, ये आप पर है। आप मुझे सेंड करोगे कि सर जो तीसरी सरल समीकरण है उसको हम चार इस तरीके से बदल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं कि सातवीं एक्सरसाइज है, उसके जो फॉर्मूले क्या यूज होंगे कि सवाल को हम सिद्ध कर सके। ये हमारा बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है स्टूडेंट्स। अब आप विशेष तौर से ध्यान से देखिएगा कि मैं इन सवालों को सिद्ध करने के लिए आपको शॉर्ट तरीके से 3 नियम बताऊंगा। इन 3 नियमों को आपको हर हालत में याद करना है। आप इनको जितनी बार लिखेंगे उतनी ही बार में आपको ये याद होंगे और हैं बेहद सरल से। अब तक हमने जो सीखा है उन्हीं को बस 3 नियमों में लिख रहा हूं मैं। ये जो मैं 3 नियम बता रहा हूं ये आपको सवालों को सिद्ध करने में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। लगभग सवाल इन नियमों पर आधारित है, तो इन तीनों नियमों को आप नोट कीजिएगा, याद कीजिएगा। पहला नियम स्टूडेंट्स, ये नियम है केवल मैंने एक जगह एकत्रित किए हैं, बाकी हम पहले सीख चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इनको एक जगह लिख रहा हूं मैं। पहला नियम यही है, क्या नियम है, साइन व कोस के अतिरिक्त अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन व कोस में बदलना। स्टूडेंट्स ये हमारा पहला नियम है और ये हम पहले सीख चुके हैं। पहले के जो वीडियो था उस वीडियो में हमें सीख चुके हैं कि कैसे हम बदले थे। तो साइन और कोस के अलावा क्या क्या बच गए, एक बच गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन के रूप में लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। ये हम पहले वीडियो में, सबसे पहला जो वीडियो था हमारा इंट्रोडक्शन था त्रिकोणमिति का, उसमें सीखा था। तो फिर सेक थीटा को क्या लिखेंगे हम, 1/cos थीटा। तो टेन थीटा को क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो फिर कोट थीटा को क्या लिखेंगे हम, कोस थीटा बटे साइन थीटा। 90% सवालों में लगभग यही नियम काम करेगा कि साइन और कोस के अलावा यदि हमारे पास में अन्य कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात सवाल में आ जाएगा तो हम सबसे पहले उन्हें क्या करेंगे, साइन और कोस में बदल लेंगे। कोसेक दिख जाएगा तो उसको हम लिखेंगे 1/sin। यदि हमें सेक दिखेगा उसको हम लिखेंगे 1/cos। यदि हमें टेन दिखेगा उसको हम लिखेंगे sin/cos। और यदि हमें कोट दिखेगा उसको हम लिखेंगे cos/sin। ये हमारा पहला नियम है। नियम नंबर 2, साइन व कोस में बदलने के बाद एलसीएम लेना। ये हमारा दूसरा नियम आएगा स्टूडेंट्स। जैसे हम साइन और कोस में बदलेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अनुपात में प्राप्त हो जाएगा। और अनुपात में प्राप्त हो जाएगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। आपको मैं बता दूं फिर से, पहले भी हमने सीखा है एलसीएम कितने प्रकार के थे। एलसीएम यहाँ पे 2 प्रकार के आने वाले स्टूडेंट्स। कौन कौन से, हर एक समान और हर अलग अलग। ये हम पहले सीख चुके हैं। और ये जो नियम है ये यहाँ पे 99% सवालों में काम करेगा। कोई एक सवाल है उसमें अपवाद रह जाएगा कि वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो हम दूसरे तरीके से ओरिजिनल एलसीएम है वैसे ले लेंगे। ये ट्रिक है कि यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपातों में ये काम करेगी, संख्याओं में कई बार नहीं करती, हम गुणा ना करके एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आसानी से आ जाएगा एलसीएम। यदि बट्टे में संख्या एक जैसी होगी तो हम क्या करेंगे, हमने सीखा है, जैसे मान लो ये आ जाए 1/cos माइनस
साइन बटा कोस। तो इसका ये इसका अच्छा उदाहरण है, इसका हम एलसीएम लेंगे तो बट्टे में दोनों एक जैसे हैं, इसलिए इसका एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा। जब भी दोनों हर एक समान होंगे, एलसीएम है उन दोनों में से किसी एक बार लिख दो, एलसीएम आ जाएगा और ऊपर वाली संख्या सदैव एक जैसी रहेगी, यानी इसका एलसीएम ही आ जाएगा। हर अलग अलग हो, जैसे ये मान लो 1 बटा साइन थीटा प्लस 1 बटा कोस थीटा, दोनों और अलग अलग है ना, यहाँ पे तो दोनों समान थे। जब हर अलग अलग होंगे तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को गुणा में लिख देंगे, वही उसका एलसीएम आएगा, साइन गुणा कोस, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कोस प्लस साइन। ये यहाँ पे लगभग सवालों में काम कर जाएगा, बहुत ही सरल सा नियम है एलसीएम लेना। तो हमने 2 नियम सीख लिए। अब मैं आपको इसका आखिरी नियम लिखा रहा हूं, नियम नंबर 3। और नियम नंबर 3 वही है जो हमने अभी सीखा था, सर्वसमीका को बदलना। एलसीएम लेने के बाद एलसीएम लेने के तुरंत बाद निम्न में से किसी सर्वसमीका का प्रयोग ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जब हम एलसीएम की प्रोसेस पूरी कर देंगे तो इन 5 सर्वसमीकाओं में से किसी एक सर्वसमीका का प्रयोग कर लेंगे। और ये 5 सर्वसमीकाएं कौन थी, अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 था, कोस स्क्वायर बराबर क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर बराबर क्या था, 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन। चौथा क्या था, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर। और पांचवा क्या था, साइन स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोस, 1 माइनस कोस। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 3 नियम। ये 3 नियम अभी तो आपको ऐसे लगेंगे कि सर ने क्यों लिखा है, लेकिन जब हम सवाल करेंगे तो आपको ये लगेगा कि बहुत ही अच्छा किया कि सर ने ये हमें पहले ही बता दिया। ये नियम, बहुत सारे सवाल केवल इन नियमों पे आधारित है। 15 से 20 सवाल लगभग इन्हीं नियमों पे आधारित हो जाएंगे। यदि हम उदाहरण को शामिल कर लें तो लगभग 20 से ज़्यादा हो जाएंगे। तीनों नियम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। पहला नियम क्या था, साइन और कोस के अलावा यदि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिख जाएगा तो उसे हम साइन और कोस में बदलेंगे। कोसेक को लिखेंगे 1 बटा साइन, सेक को लिखेंगे हम 1 बटा कोस, टेन को हम लिखेंगे साइन बटा कोस, कोट को हम लिखेंगे कोस बटा साइन। नियम नंबर 2 क्या था, जैसे ही हम इनको साइन और कोस में बदलेंगे तो हमारे पास संख्या अंश बटा हर में प्राप्त हो जाएगी, तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम 2 प्रकार के आएंगे, या तो बट्टे वाली संख्या यानी हर वाली संख्या दोनों में एक जैसी आएगी, या दोनों में अलग अलग आएगी। यदि एक जैसी आएगी तो दोनों में से किसी एक को एक बार लिख देंगे, वो उसका एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर वाली संख्या सेम की सेम। ये जो प्रोसेस है ये सवाल में आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी कि सर ने एलसीएम 2 प्रकार के बताए थे, वो कैसे यूज करने हैं। ये केवल आप एक बार सीख लो कि ये है। और जब दोनों अलग अलग होंगे तो दोनों का गुणा एलसीएम होगा और तिरछा गुणा कर देंगे हम। और नियम नंबर 3 आपके सामने लिखा हुआ है कि जब हम एलसीएम की प्रोसेस पूरी कर देंगे तो उसके बाद में इन 5 सर्वसमीकाओं में से किसी सर्वसमीका का प्रयोग कर लेंगे। पहली कौन सी है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। दूसरी कौन सी है, कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तीसरी कौन सी है, कोस स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। चौथी कौन सी है, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर। और पांचवी कौन सी है, साइन स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप मेरे साथ साथ दोहराइएगा।